नमस्कार दोस्तों। जुनूनियत भरी इश्क का 7वां भाग। उस नींद के इंजेक्शन से प्रिया कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गई, लेकिन वो अभी भी बहुत परेशान लग रही थी। अविरल बेड पर उसके पास बैठ गया और उसका एक हाथ अपने हाथ में लेते हुए दूसरे हाथ से प्रिया के सर को सहलाने लगा, जिससे वो परेशानी जो उसके चेहरे पर दिख रही थी वो दूर हो गई और वो गहरी नींद में सो गई। प्रिया के गहरी नींद में सोने के बाद अविरल ने प्रिया को ब्लैंकेट से कवर कर दिया और नर्स को प्रिया का ध्यान रखने का बोलकर उसके कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आ गया, जहां शैलेश और जिया जी बेचैनी से हाल में टहल रहे थे। अविरल उन दोनों के पास आकर अपने दोनों हाथ जोड़कर उन दोनों से माफ़ी मांगते हुए, आई एम सॉरी अंकल, आंटी, अगर मैं उस दिन ध्यान रखता तो प्रिया की ऐसी हालत नहीं होती। आई एम सॉरी, आज मेरी वजह से प्रिया। तभी जिया जी अविरल के दोनों हाथ पकड़ते हुए, बेटा तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों जानते हैं कि तुम प्रिया से कितना प्यार करते हो। चिंता मत करो, प्रिया बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और खुद को इसके लिए बहुत बिल्कुल भी कसूरवार मत मानो। अविरल, जी आंटी, जिया मैं अपनी बच्ची को देख कर आती हूँ, बोलकर सीढ़ियों से प्रिया के कमरे में जाने लगी। वो प्रिया के कमरे में आकर धीरे से उसके पास बैठ गईं और हल्के हाथों से उसके सर को सहलाने लगी। अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर उनकी आंखें नम हो गई। जो प्रिया अपने चुलबुले अंदाज और गुस्से में पूरा घर सर पर उठा लेती थी, वही प्रिया कुछ महीनों से बिल्कुल बेजान की तरह लेटी हुई थी। यह बात अंदर ही अंदर जिया जी को खाए जा रही थी। राठौर मेंशन, नैन्सी ने चुपचाप दूध पी लिया था और वो रुचिका और अपने बाबा के साथ खेल रही थी। आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, मैं पहले ही आप लोगों को रुचिका और उसकी फैमिली के बारे में बता देती हूँ। रुचिका की फैमिली में उसका बड़ा भाई कार्तिक मित्तल, भाभी स्नेहा मित्तल, पापा अविनाश मित्तल और मम्मा नताशा मित्तल हैं। और नैन्सी कार्तिक और स्नेहा की बेटी है। जब सक्षम के पास कोई भी नहीं था, तब रुचिका ही उसे अपने घर लाई थी। रुचिका और उसकी फैमिली सक्षम को बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही मानती हैं। कभी भी उन्होंने कार्तिक या सक्षम में कोई भेद नहीं किया। अविनाश के लिए कार्तिक और सक्षम दोनों ही बराबर थे। दूसरी तरफ राठौर इंटरप्राइजेज में सक्षम आज बहुत दिनों बाद अपने ऑफिस आया था। सब एम्प्लॉय बड़ी ही गर्मजोशी से उसका स्वागत कर रहे थे, लेकिन सक्षम सबको इग्नोर करके अपनी प्राइवेट लिफ्ट से अपने केबिन की तरफ चला गया। कुछ सेकंड बाद सक्षम अपने केबिन में आया और अपनी चेयर पर बैठ गया। उसकी टेबल पर उसके चेहरे के सामने बिल्कुल साक्षी की फोटो रखी हुई थी, जिसमें वो खिलखिलाकर हंस रही थी। सक्षम ने उस फोटो को उठा लिया और साक्षी को देखते हुए बोला, आखिर कब तक साक्षी ऐसे ही अपनी याद में तड़पाने का इरादा है? जो मैंने किया उसकी सजा दे दो ना। मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन मुझे ऐसे तिल तिल कर मरता मत मारो। प्लीज साक्षी, मेरे पास आ जाओ। तड़प रहा हूँ तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें छूने के लिए। प्लीज साक्ष। सक्षम की आंखों में आंसू बहकर साक्षी की फोटो पर गिर रहे थे। वहां दूसरी तरफ प्रिया, जो गहरी नींद में सो रही थी, अचानक से हड़बड़ा कर उठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे जो उसके गाल पर बह रहे थे। प्रिया घबराते हुए चारों तरफ देखने लगी। नर्स ने जब उसे ऐसी हालत में देखा तो जल्दी से उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ मैम? प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखकर मन ही मन सोचने लगी, अचानक से मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे मुझे कोई याद कर रहा है। कौन है जो मुझे इतना बेचैन कर रहा है? तभी उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधले से सीन आने लगे, जिसमें 2-3 लड़के एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे और एक लड़की उन तीनों से उस लड़की को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। प्रिया दर्द से अपने सर को पकड़ लेती है और अपनी दर्द भरी आवाज में, कौन है वो लोग? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? रोते हुए, क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे सर में अचानक से इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या हुआ था मेरे साथ? प्रिया जितना याद करने की कोशिश कर रही थी, उसके सर में उतना ही तेज दर्द हो रहा था। अचानक से वो बेड से उठी और खिड़की खोलकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसके पीछे नर्स खड़ी थी, उसका ख्याल रखने के लिए। खिड़की से आ रही ठंडी हवाएं प्रिया के दिल को थोड़ा सा सुकून पहुंचा रही थी।
बैकग्राउंड म्यूजिक, वहीं सक्षम की आंखों से अभी भी आंसू बहकर साक्षी की फोटो पर गिर रहे थे और इसके साथ ही उन दोनों के बिताए लम्हे सब कुछ ही एक फिल्म की तरह सक्षम के सामने चल रहे थे। प्रिया खिड़की से बाहर देखने लगी जहां गार्डन था। तभी उसकी नज़र एक पक्षी के घोंसले पर गई जहां दो पक्षी बैठे थे और देखने में बहुत खुश लग रहे थे। वह बहुत खुश लग रहे थे। उन्हें देखकर प्रिया के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसी समय अविरल वहां आया और प्रिया से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो, जबकि तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है। पागल हो गया, कुछ समझ नहीं आता क्या तुम्हें? उसकी बातें सुनकर प्रिया अचानक से रोने लगी। प्रिया को ऐसे रोते हुए देखकर अविरल उसके पास आकर अपने घुटनों के बल बैठ गया और अपने दोनों हाथों से अपने कान को पकड़ लिया और छोटे बच्चे से की तरह प्रिया से माफ़ी मांगते हुए बोला, प्रिया आई एम सॉरी, मेरा तुम्हें रुलाने का कोई इंटेंशन नहीं था। बोलकर वो प्रिया के आंसुओं को साफ करने लगा, लेकिन प्रिया के कानों में जैसे उसके शब्द पहुँचे ही नहीं। उसके कानों में तो कुछ और ही गूंज रहा था और उसकी आंखों के सामने कुछ और धुंधली सी तस्वीर आ रही थी। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने देखा तो अविरल उसके चेहरे के ऊपर झुककर उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर प्रिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अविरल को धक्का दे दिया और जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। यह सब इतनी जल्दी में हुआ कि अविरल को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब उसे समझ आया तो वो हैरान होकर प्रिया की तरफ देखने लगा। उन दोनों के अलावा रूम में कोई नहीं था। अविरल, प्रिया यह सब क्या है? उसकी बातों में हल्का गुस्सा था और वो प्रिया के पास आया और उसके कंधों को धीरे से पकड़कर प्रिया का चेहरा अपनी तरफ किया, लेकिन प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अविरल, प्रिया जवाब दो, आखिर तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो, जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए अविरल से बोली, मुझे नहीं पता क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। बोलकर प्रिया जोर जोर से रोने लगी। अविरल ने बड़ी मुश्किल से प्रिया को शांत कराया और उसे धीरे से बेड पर लिटा दिया, लेकिन प्रिया अभी भी शांत नहीं हुई थी। उसके दिमाग में अभी भी वही सब घूम रहा था, इसीलिए उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वहीं सक्षम ऑफिस से आकर सीधा अपने रूम में चला गया। रूम में आकर सक्षम ने ऑफिस बैग को सोफे पर रखा और सोफे पर बैठकर अपना सर पीछे टिकाकर अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया। इस वक्त उसकी आंखों में बेचैनी तड़प साफ दिख रही थी। तभी उसके रूम में रुचि उसके लिए चाय लेकर आई और कप टेबल पर रखकर सक्षम से बोली, साक्ष तुम्हारी चाय। रुचि की आवाज़ सुनकर सक्षम ने धीरे से अपनी आंखें खोली और फीका मुस्कुराकर चाय के कप को उठा लिया, लेकिन रुचि सक्षम के दिल का हाल समझ गई। इन 3 महीनों में सक्षम बिल्कुल बदल गया था। इतना तो वह तब भी नहीं बदला था जब वो रुचिका को मिला था। सक्षम की हालत देखकर रुचि की आंखों में आंसू आ गए और वो सक्षम के कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से बोली, साक्ष आखिर कब तक ऐसे रहोगी? क्या मतलब? सक्षम ने चाय का एक सिप लेते हुए रुचि से पूछा। साक्ष मतलब तुम अच्छे से जानते हो। समझ गया। सक्षम समझ गया कि रुचि उससे किस बारे में बात करना चाहती है, इसीलिए सक्षम बात को टालते हुए बोला, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। बोलकर सक्षम चाय का कप वहीं टेबल पर रख दिया, जल्दी से बाथरूम में घुस गया। रुचि समझ गई कि सक्षम ने जानबूझकर ऐसा किया है, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। वहीं सोफे पर बैठकर रुचि उसका इंतजार करने लगी। उससे सक्षम की ऐसी हालत बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही थी और इसीलिए उसने आज सोच लिया था वो सक्षम से इस बारे में बात जरूर करेगी, फिर चाहे सक्षम उसे टालने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करे। वॉशरूम में वॉश बेसिन के पास खड़ा सक्षम खुद को देख रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में नमी थी। साक्षी, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे आज भी पूरा विश्वास है कि तुम जिंदा हो और एक दिन जब तुम्हारी नाराजगी खत्म हो जाएगी तो तुम मेरे पास आ जाओगी और जब तक तुम नहीं आती मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बोलकर सक्षम ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली
वहीं प्रिया बेड पर लेटी हुई खुद से मुझे इतना बुरा क्यों लगा जब अभिरन मेरे करीब आ रहा था, मुझे किस करने की कोशिश कर रहा था, क्यों मुझे गुस्सा आ रहा था, और वह सब जो मेरी आंखों के सामने आ रहा वो क्या था? क्या मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उस आदमी और उन दोनों को जानती ही नहीं? कहते हुए उसकी आंखें छलक पड़ी। याद नहीं है कुछ, फिर भी तुम्हारी मोहब्बत याद आती है। पास नहीं हो तुम, लेकिन तुम्हारी याद मुझे तड़पाती है। वादा किया था मैंने खुद से, कभी तुमसे दिला ना लगाऊंगा। मोहब्बत में जो आशिक रोते हैं वैसे कभी ना रोऊंगा, लेकिन आज जब तेरी याद आती है और इतना तड़पाती है, ना चाहते हुए मेरी आंखें छलक पड़ती हैं। आंखों से आंसू निकल ही पड़ते हैं। गलती मेरी है या तुम्हारी, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इस बात से पड़ता है कि हमने तुमसे दिल लगाया है। ऐसे ही लिखते लिखते दिमाग में आ गया तो लिख दिया। कुछ मिनट बाद सक्षम ने अपनी दोनों आंखें खोली तो उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। उसने खुद की हालत देखी और वॉश बेसिन का नल खोलकर अपने चेहरे को धुलने लगा। कुछ मिनट बाद सक्षम अपने चेहरे को टॉवल से पोंछते हुए रूम में आया तो देखा रुचि सोफे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। तुम अभी तक यहीं हो? बोलकर सक्षम ने टॉवल को बेड पर फेंक दिया और लैपटॉप बैग से निकाल कर अपना काम करने का दिखावा करने लगा। रुचि उससे बात ना कर पाए, लेकिन रुचि समझ गई कि सक्षम सिर्फ उसे टालने की कोशिश कर रहा है। रुचि सक्षम के पास आई और लैपटॉप को बंद करते हुए हल्के गुस्से में बोली, साक्ष, मुझे तुमसे बात करनी है। सक्षम ने रुचि की तरफ देखा और वापस से अपना लैपटॉप ऑन करते हुए बोला, हाँ, मैं सुन रहा हूँ। रुचि ने सक्षम की तरफ देखा, जो जानबूझकर उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था। यहाँ देखकर रुचिका को इतना गुस्सा आया कि उसने सक्षम का लैपटॉप उठाकर फेंक दिया। रुचिका ने गुस्से में सक्षम के दोनों कंधों को पकड़ लिया और चिल्लाती हुई बोली, आखिर कब तक? साक्ष, तुम साक्षी की यादों के सहारे रहोगी। वो मर चुकी है और वह अब कभी वापस नहीं आएगी। रुचिका के मुंह से साक्षी के मरने की बात सुनकर सक्षम का पारा हाई हो गया और उसने उसका हाथों को अपने कंधे से झटक दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, जस्ट शट अप रुचिका, मेरी साक्षी को कुछ भी नहीं हुआ, समझी तुम? रुचिका की आंखों में आंसू आ गए और वह सक्षम का हाथ पकड़ते हुए उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोली, साक्ष, तुम्हें इस बात पर यकीन करना होगा। साक्षी अब कभी भी वापस नहीं आएगी। अब तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। कब तक ऐसे रहोगे? हम तुम्हें ऐसे नहीं देख सकते। हमें दर्द होता है जब हम तुम्हें ऐसे टूटा हुआ देखते हैं। मॉम डैड जब भी तुम्हें ऐसे टूटा हुआ देखते हैं तो उन पर क्या बीतती है तुम्हें पता भी नहीं है। और आज अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हें ऐसे देखती तो उन पर क्या बीतती? क्या सोचते हो कि तुमके बेटे ने अपनी कैसी हालत बना ली है? बोलकर रुचिका ने सक्षम का चेहरा अपने हाथों में भर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, प्लीज साक्ष, सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। हम सब तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। सक्षम की आंखों में भी आंसू आ गए। रुचिका की फैमिली ने कभी भी उसे यह एहसास नहीं होने दिया था कि वो उसकी सगी फैमिली नहीं है, बल्कि सगी फैमिली से भी ज़्यादा सक्षम को चाहा था। और आज उसकी वजह से उसकी फैमिली परेशान थी। यह सोचकर सक्षम के चेहरे पर आत्मग्लानि के भाव आ गए और वह रुचिका का हाथ पकड़कर उससे माफ़ी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी रुचि, मेरी वजह से तुम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो। रुचि गुस्से में सक्षम को डांटते हुए, चुप, एकदम चुप, क्या तू मेरी फैमिली का मेंबर नहीं है? और जब एक मेंबर परेशान हो तो पूरी फैमिली कैसे खुश हो सकती है? इसीलिए प्लीज़ इस बारे में एक बार सोचना। कहते हुए रुचिका उसके कमरे से बाहर चली गई और सक्षम रोते हुए सोफे पर बैठ गया। एक हफ्ते बाद दिल्ली। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया। अब प्रिया पहले से काफ़ी ठीक हो चुकी थी और सबसे अच्छी सी बात भी करने लगी थी। लेकिन जब भी कभी अविरल उसके करीब या उसे किस करने की कोशिश करता, वह हर बार उसे मना कर देती या कभी कभी बहुत गुस्सा भी हो जाती थी, जिस कारण कभी कभी अविरल को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। इसलिए उसने प्रिया के पास मॉम डैड शैलेश और जिया से उसके और प्रिया के एंगेजमेंट के बारे में
बात करी थी। पहले भी उन दोनों की एंगेजमेंट होने वाली थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन मेन वक्त पर प्रिया का एक्सीडेंट हो गया था। और अब जब वो पूरी तरीके से ठीक हो गई थी, तो अविरल ने उससे एंगेजमेंट करने का फैसला लिया। उसके इस फैसले पर प्रिया के मॉम डैड भी मान गए, क्योंकि प्रिया अविरल से बहुत प्यार करती थी और जल्दी से जल्दी उससे एंगेजमेंट करना चाहती थी। लेकिन बीच में ही उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी एंगेजमेंट रुक गई। सब लोग तैयार थे, बस इस बारे में प्रिया से ही बात करना बाकी था। प्रिया के रूम में प्रिया बेड पर बैठी अपनी पुरानी एल्बम को देख रही थी, जिसमें उसके बचपन से लेकर अब तक की सारी फोटो लगी हुई थी। और कुछ फोटो में उसके मॉम डैड, तो कुछ फोटो उसके कॉलेज की थी, जिनमें वो अपने फ्रेंड के साथ थी, तो कुछ फोटो उसकी और अविरल की थी। फोटोज को देखकर प्रिया याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी उसके कमरे में अविरल आया, लेकिन प्रिया खुद में ही खोई हुई थी, इसीलिए उसने अविरल पर ध्यान नहीं दिया। अविरल ने जब प्रिया को पुराना एल्बम देखते देखा तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो बेड पर प्रिया के एकदम करीब बैठ गया। प्रिया, जो खुद में ही खोई हुई थी, अविरल की इस हरकत पर उसे गुस्सा आ गया और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बेड से उठ गई। हाउ डेयर यू कम टू माई रूम विदाउट आस्किंग एंड सिट ऑन माई बेड। अविरल, जो यह सोचकर उसके कमरे में आया था कि जब वह उसे उसकी और अपनी इंगेजमेंट की ये गुड न्यूज़ देगा तो वो खुश हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो उसे उस पर गुस्से से चिल्ला रही थी। प्रिया को गुस्से में खुद पर चिल्लाता देखकर अविरल को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया और बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बेड से उठकर प्रिया के गुस्से से लाल चेहरे को देखते हुआ बोला, बेबी, वाई आर यू गेटिंग सो एंग्री एंड एनीवे वी आर गोइंग टू गेट इंगेज टुमारो। अविरल के मुंह से अपनी सगाई की बात सुनकर प्रिया का गुस्सा गायब हो गया और उसके चेहरे पर हैरानी और शॉकिंग भरे एक्सप्रेशन आ गए। व्हाट, ये क्या बोल रहे हो तुम? अविरल मुस्कुराते हुए, बेबी, मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। आज ही तुम्हारे मॉम डैड ने हमारी इंगेजमेंट फिक्स कर दी और कल हमारी इंगेजमेंट हो जाएगी। प्रिया गुस्से में चिल्लाते हुए, व्हाट, मॉम डैड ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और मुझसे एक बार पूछा भी नहीं। कहते हुए प्रिया गुस्से में कमरे से बाहर चली गई और उसके पीछे पीछे अविरल भी जाने लगा, क्योंकि उसे डर था कहीं प्रिया के कहने पर उसकी एंगेजमेंट कैंसिल ना हो जाए। प्रिया गुस्से में तमतमाते हुए जिया और शैलेश के पास आई और उनसे बोली, एक बार मेरी एंगेजमेंट डिसाइड करने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो लेते, लेकिन आप लोगों ने तो मुझसे बिना पूछे ही मेरी एंगेजमेंट डिसाइड कर दी। तब तक वहाँ अविरल भी आ गया था और गुस्से में प्रिया को अपने माँ बाप से सवाल करता देखकर उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे डांटते हुए बोला, प्रिया, यह कौन सा तरीका है अंकल आंटी से बात करने का? प्रिया ने गुस्से में अविरल की तरफ देखा और उसके हाथ को झटक दिया और गुस्से में रोते हुए वहां से भाग गई। जिया जी मायूसी से अपनी बेटी को जाते हुए देख रही थी। वो परेशान सी सोफे पर बैठ गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। आज से पहले प्रिया ने कभी भी उनसे ऐसे बात नहीं की थी। बहुत बार प्रिया का अविरल को लेकर उनसे झगड़ा भी हुआ था, लेकिन कभी भी प्रिया ने जिया जी से इस तरीके से बात नहीं की थी जिस तरह से आज उसने की थी। जिया जी मायूसी से, प्रिया ऐसी तो कभी नहीं थी जैसी अब बन गई है। कभी कभी तो उसे देखकर लगता है जैसे वह हमारी प्रिया है ही नहीं। उनकी बात सुनकर अविरल हड़बड़ा गया, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ ली गई हो। लेकिन अगले ही पल उसने जल्दी से खुद को संभाला और जिया और शैलेश के पास आकर उन्हें समझाते हुए बोला, आप लोग फिक्र मत कीजिए, प्रिया को एंगेजमेंट के लिए मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। अविरल कुछ सोचते हुए बोला। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने इसके लिए कुछ सोच रखा हो और उसकी आंखों में अलग ही कॉन्फिडेंट था। अविरल की बात सुनकर शैलेश और जिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि अगर अविरल ने उनसे कहा है तो ऐसा जरूर होगा। वहीं दूसरी तरफ राठौर मेंशन में अविनाश मित्तल की तबीयत खराब थी, जिस वजह से उन्होंने सक्षम को अपने रूम में बुलाया था।
कुछ मिनट बाद सक्षम उनके रूम में आया तो उसने देखा सब लोग वहाँ पर मौजूद हैं और कुछ परेशान से लग रहे हैं। यह देखकर सक्षम थोड़ा परेशान हो गया और उसने अविनाश जी से पूछा, क्या हुआ पापा, आपकी तबीयत तो सही है ना, या फिर मैं डॉक्टर को बुलाऊं? बोलकर सक्षम जल्दी से पॉकेट से अपना फ़ोन निकालने लगा। तभी कार्तिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे तसल्ली देते हुए बोला, सक्षम, पापा बिल्कुल ठीक हैं, बस थोड़ा सा उन्हें बुखार है। कल दिल्ली में उनके दोस्त की बेटी की इंगेजमेंट है, लेकिन पापा बीमार हैं और मैं कल नैन्सी और स्नेहा के साथ बाहर जा रहा हूँ, इसलिए क्या तुम कल दिल्ली चले जाओगे? सक्षम फौरन उसे मना करते हुए, नहीं भाई, कल मेरी ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं नहीं जा सकता। बोलकर सक्षम उस कमरे से बाहर जाने लगा। तभी उसके कानों में अविनाश जी की आवाज़ पड़ी, बेटा प्लीज़ मेरे लिए, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। अविनाश जी की बात सुनकर सक्षम उनकी तरफ पलटा और उनके पास आकर उन्हें हल्के गुस्से में देखते हुए बोला, पापा आप कैसे जाओगे? आपकी तबीयत तो खराब है। अविनाश जी बच्चों की तरह जिद करते हुए, तो बेटा तुम चले जाओ ना। सक्षम, लेकिन पापा मैं, सक्षम बोल ही रहा था तभी नताशा उसके कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्यार से उसे मनाते हुए, बेटा प्लीज अपने पापा की खातिर ना सही, अपनी माँ की खातिर चले जाओ, तुम तो मेरे राजा बेटा हो ना। नताशा सक्षम को किसी छोटे बच्चे की तरह पुचकारते हुए बोली, जिससे सक्षम को उनकी बात माननी ही पड़ी और वह दिल्ली जाने के लिए रेडी हो गया। सब लोग उसकी हाँ सुनकर बहुत खुश हो गए, क्योंकि वह लोग चाहते थे सक्षम सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और जैसे वह पहले अपनी लाइफ को एंजॉय करता था वैसे ही करे। वहीं दूसरी तरफ प्रिया अपने कमरे में खुली खिड़की के पास खड़ी थी। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों वह अविरल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, क्यों उसके करीब आने से उसे एक अजनबी जैसी फीलिंग आती है, क्यों अपने घर में रहने के बावजूद उसे अच्छा नहीं लग रहा। वो खिड़की के पास खड़ी यही सब सोच रही थी। तभी धीरे से उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और अविरल कमरे के अंदर आया। उसने प्रिया को देखा जो खिड़की के पास खड़ी कुछ सोच रही है। यह देखकर उसके चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई और वह प्रिया के पास आया और कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। प्रिया एकदम से शॉक्ड रह गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, छोड़ो मुझे, लीव मी। लेकिन अविरल को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उसी तरह उसे अपनी बाहों में लिए खड़ा रहा और कुछ सेकंड बाद अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाल कर एक वीडियो दिखाते हुए बोला, प्रिया बेबी, आई प्रॉमिस अपनी इन फोटोज और वीडियोज को देखने के बाद तुम मेरी बात जरूर मान लोगी। बोलकर वो किसी राक्षस की तरह हंसने लगा। प्रिया ने हैरानी से उस वीडियो को देखा जिसमें उसकी कुछ फोटोज और वीडियो थी जिन्हें गलत तरीके से लिया गया था। यह देखकर प्रिया बुरी तरह शॉक्ड रह गई। उसे कुछ याद तो नहीं आ रहा था, लेकिन उन फोटोज और वीडियोज में उसी का चेहरा था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि उन फोटोज और वीडियोज में जो लड़की है वो कोई और नहीं, प्रिया है। अपनी ऐसी फोटो और वीडियोज को देखकर प्रिया भड़क गई और गुस्से में चिल्लाते हुए अविरल से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी घटिया हरकत करते हुए? तुम तो मुझसे प्यार करने का दावा करते हो। तभी अविरल ने अपनी भारी हाथ से प्रिया के मुंह को पकड़कर जोर से दबा दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, आवाज नीचे, कब से तुझे समझा रहा हूँ, तुझे समझ नहीं आता? और मैं प्यार तुझसे नहीं तेरे नाम की करोड़ों की प्रॉपर्टी और तेरे इस खूबसूरत जिस्म से करता हूँ, समझी? अविरल ने प्रिया का मुंह इतनी मजबूत से पकड़ा था कि दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। तभी डोर पर नॉक हुई। नॉक की आवाज़ सुनकर अविरल ने जल्दी से प्रिया का मुंह छोड़ दिया और जल्दी से अपने एक्सप्रेशन चेंज करके बड़े प्यार से प्रिया के चेहरे को छूने लगा। तभी उन दोनों के कानों में एक लड़की की आवाज़ पड़ी, तुम दोनों बिल्कुल नहीं बदले, जहाँ मौका मिला तुम दोनों का रोमांस ऑन हो गया। बोलकर वो लड़की बेशर्मी से हंसने लगी। उस लड़की ने
व्हाइट कलर की शॉर्ट ड्रेस के साथ ब्लू कलर का जैकेट पहना हुआ था। चेहरे पर हल्का मेकअप और उसके ब्राउन हेयर पोनीटेल में बंधे हुए थे। वो लड़की देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। प्रिया ने उस लड़की की तरफ देखा और याद करने की कोशिश करने लगी कि आखिर यह लड़की है कौन, लेकिन फिर भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी अविरल अपना एक हाथ प्रिया के पीछे ले गया और उसकी कमर पर रखकर हल्का दबा दिया और मुस्कुराते हुए अपनी सामने खड़ी लड़की को देखकर बोला, सालू तुम यहाँ? प्रिया मन में सालू, अभी सालू कौन है बोलकर वो अपने दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश करने लगी। तभी सालू मुस्कुराते हुए उसके गले से लग गई। प्रिया एकदम से हैरान हो गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसने सालू को खुद से अलग करने की कोशिश की। तभी अविरल ने उसे गुस्से से आंखें दिखाते हुए अपना फोन दिखाने लगा। मजबूरी से एक बार फिर प्रिया की आंखों में आंसू आ गया। तभी सालू उससे अलग हुई। हर बार जो खुशी से प्रिया से मिलकर होती थी और प्रिया भी उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती और खुशी से खुशी के गले लग जाती, लेकिन आज प्रिया ने वैसा कुछ भी नहीं किया था। सालू प्रिया से अलग हुई तभी उसकी नज़र प्रिया की आंखों में आंसू और उसके लाल चेहरे पर गई, जिस पर उंगलियों के निशान बने हुए थे। यह देखकर सालू काफ़ी हैरान हो गई और उसने प्रिया की आंखों से देखते हुए पूछा, प्रिया ये तेरे गाल को क्या हुआ, इतना लाल क्यों है? बोलकर उसने जैसे ही प्रिया के गाल को टच किया, दर्द की शिद्दत प्रिया के चेहरे पर आ गई। वही अविरल हड़बड़ा गया और जल्दी से बात बनाते हुए सालू से बोला, कुछ नहीं, बस प्रिया की तबीयत ठीक नहीं है, अभी कुछ हफ्तों पहले ही इसे होश आया है। सालू प्रिया की तरफ देखकर परेशान होकर, हाँ अंकल आंटी ने मुझे एक्सीडेंट के बारे में बताया था, तब से ही मैं इससे मिलना चाहती थी, लेकिन मुझे कुछ महीनों के लिए अमेरिका जाना पड़ा और कल जैसे ही मुझे आंटी ने प्रिया के एंगेजमेंट के बारे में बताया, मैं जल्दी से दिल्ली वापस आ गई। बोलकर सालू ने अपना हाथ प्रिया की तरफ बढ़ाया और उसे बधाई देते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेसन। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपना सर हिला दिया। सालू को प्रिया का अब थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा था। वो जब से आई थी तब से प्रिया ने उसके एक भी सवालों का जवाब नहीं दिया था। सारे सवालों के जवाब अविरल ही उसे दे रहा था। सालू प्रिया के बचपन की दोस्त थी और अच्छे से प्रिया को जानती थी, लेकिन आज प्रिया को अपने सामने देखकर भी उसे लग ही नहीं रहा था कि यह वही उसके बचपन की फ्रेंड प्रिया है। प्रिया उसकी हंसमुख और दिलदार लड़की थी। उसका चेहरा, उसका फेवरेट काम अपने जोक से लोगों को हंसाना उसे बहुत अच्छा लगता था। कॉलेज में भी वो सबको अपनी बातों से ही हंसाती रहती थी, लेकिन आज वही प्रिया उसके सामने उदास खड़ी थी। सालू प्रिया के चेहरे को नोटिस कर रही थी, जो अविरल ने भी नोटिस कर लिया और जल्दी से बहाना बनाते हुए सालू से बोला, वह क्या है ना प्रिया की तबीयत अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। कभी कभी प्रिया अजीब सा बिहेव करने लगती है, इसीलिए डॉक्टर ने उसे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने के लिए कहा है। सालू ने एक नज़र प्रिया को देखा जो बिल्कुल शांत खड़ी थी। सालू को प्रिया के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा रहा था और वह प्रिया के पास थोड़ी देर के लिए रुकना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने प्रिया की खराब तबीयत के बारे में सुना तो उसने उसे अकेला छोड़ देने का फैसला किया और उससे मिलकर बाहर चली गई। प्रिया बेसुध सी खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। तभी अविरल ने उसके चेहरे के सामने अपना एक हाथ हिलाया और बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोला, प्रिया बेबी अभी तुम रेस्ट करो क्योंकि कल तो हमारी एंगेजमेंट है। बोलकर अविरल कमरे से बाहर जाने लगा। तभी प्रिया गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगी तो तुम गलत हो। मैं अभी नीचे जाकर सबको तुम्हारी असलियत बता दूंगी कि तुम कितने गिरे हुए और घटिया इंसान हो। बोलकर प्रिया जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगी, तभी अविरल ने गुस्से में उसके बालों के पीछे से पकड़ लिया और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, प्रिया तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे प्यारे मॉम, डैड और जो तुम्हारी सहेली आई थी सालू, सबको जान से मरवा दूंगा। बोलकर उसने प्रिया को मुंह के बल जमीन पर धक्का दे दिया, जिससे प्रिया जमीन के माथे पर चोट लग गई और दर्द से उसकी चीख निकल गई।
वहीं सक्षम जो अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ काम कर रहा था, तभी गलती से उसका हाथ टेबल पर रखी फाइल पर लग गया और फाइल जमीन पर गिर गई। सक्षम फाइल को जमीन पर गिरा देखकर जैसे उसे उठाने के लिए नीचे झुका, स्टडी टेबल का आगे का हिस्सा उसके माथे पर लग गया और उसके माथे से खून निकलने लगा। दर्द से सक्षम ने माथे पर अपने हाथ को रख लिया और कुछ मिनट बाद हाथ को अपने चेहरे के सामने लाकर देखा तो उसके हाथ पर खून था। प्रिया खुद को संभाल पाती इससे पहले अविरल ने उसके बालों को पकड़ते हुए उसे जबरदस्ती खड़ा किया। दर्द से प्रिया तड़प उठी और अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अविरल गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं आखिरी बार तुझे समझा रहा हूँ, चुपचाप से मेरी बात मान ले। प्रिया रोते हुए उससे रिक्वेस्ट करने लगी, लेकिन अविरल को उसकी रिक्वेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ा और वह उसे धमकी देते हुए बोला, आधे घंटे में अपनी फैमिली को बता दो कि तुम एंगेजमेंट करने के लिए राजी हो, वरना मैंने जो कहा है उसे करने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बोलकर उसने प्रिया को बेड पर धक्का दे दिया और गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। प्रिया रोने लगी और रोते हुए अपनी किस्मत को कोसने लगी। प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों मुझे इतना दर्द दे रहे हो? बोलकर प्रिया अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। अगला दिन मल्होत्रा परिवार अपने मेहमानों का अच्छे से स्वागत कर रहा था। प्रिया सालू के साथ अपने कमरे में तैयार बैठी हुई थी। उसने ग्रीन कलर का गाउन पहन रखा था जिसमें डायमंड वर्क था। वो गाउन उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। चेहरे पर मेकअप, गले में पतला सा नेकलेस, कानों में मैचिंग ईयरिंग, कुल मिलाकर प्रिया किसी आसमान से उतरी हुई परी की तरह लग रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि उदासी छाई हुई थी और वह एकटक खुद को मिरर में देख रही थी। मल्होत्रा मेंशन को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। जो भी मेहमान वहां आ रहे थे, सभी मेहमान मल्होत्रा मेंशन की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे और सभी मेहमानों के वेलकम के लिए एंट्रेंस पर 4 से 6 लड़के लड़कियां खड़ी थीं, जो आने वाले हर मेहमान के गले में फूलों से बनाए हार को पहना रही थी। तभी वहां पर एक ब्लैक कलर की गाड़ी से एक आदमी ब्लैक कलर के 3 पीस सूट, हाथ में महंगी घड़ी, पैरों में ब्रांडेड शूज, वो आदमी दिखने में ही काफ़ी अमीर और अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थी। वो अपने हाथ में पकड़े उस गिफ्ट को लेकर एंट्रेंस गेट से अंदर जाने लगा। एंट्रेंस पर आते ही वहाँ जो लड़के लड़कियाँ मेहमानों का स्वागत करने के लिए खड़े थे, उन्होंने जैसे ही उस आदमी को फूलों का हार पहनाना चाहा, उस आदमी ने अपने हाथ के इशारे से उसे मना कर दिया। उस आदमी की रौबदार पर्सनैलिटी को देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई और वो आदमी एटीट्यूड में अंदर जाने लगा। वहाँ जितने भी लोग थे सभी उस आदमी को देखे जा रहे थे, खासकर लड़कियाँ तो उसकी पर्सनैलिटी के देखकर उसकी दीवानी हुई जा रही थी। वो आदमी सीधे मिस्टर मल्होत्रा एंड मिसेज मल्होत्रा के पास आया। मिस्टर मल्होत्रा उसे देखते ही पहचान गए कि यह अविनाश का छोटा बेटा सक्षम राठौर है। उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़ी गर्मजोशी से उसे अपने गले से लगाया और उससे अविनाश की तबीयत के बारे में पूछा। सक्षम शैलेश से अलग होकर अपने गोल्स निकालते हुए बोला, अंकल पापा ठीक हैं। बोलकर उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और बोला, अंकल अब मैं चलता हूँ। सक्षम की बात सुनकर मिसेज मल्होत्रा जिया उसे रोकते हुए बोली, बेटा अभी तो आए हो, थोड़ी देर और रुक जाओ और कुछ खाकर जाना। सक्षम ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, थैंक यू आंटी, लेकिन मुझे कुछ काम है। शैलेश सक्षम के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, हाँ बेटा चले जाना, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, कुछ देर में सगाई होने ही वाली है। शैलेश अविनाश के बचपन के दोस्त थे जिन्हें वह कभी भी मना नहीं करता, इसीलिए चुपचाप उनकी बात मान गया। सक्षम उन लोगों से मिलकर वहां से जाने लगा, तभी अचानक से उसके कदम रुक गए और उसका दिल धक धक करने लगा। तभी प्रिया की एंट्री हुई। प्रिया सालू और बाकी लड़कियों के साथ सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। प्रिया के नीचे आते ही जिया ने प्रिया को अविरल के साथ स्टेज पर ले जाकर सोफे पर बिठा दिया। सक्षम को कुछ महसूस हुआ और उसने पीछे पलट कर देखा तो वहां पर मेहमानों के अलावा कोई नहीं था। यह देखकर सक्षम का दिल उदास हो गया।
सक्षम मन में जब भी कहीं जाता हूँ तो हमेशा ऐसा लगता है कि वहाँ पर तुम हो, बोलकर सक्षम वहाँ बने बार की तरफ चला गया और ड्रिंक करने लगा। सालू ने रिंग की थाली अविरल की तरफ की। अविरल ने मुस्कुराते हुए रिंग बॉक्स से रिंग निकाली और प्रिया का हाथ अपने एक हाथ में लेकर उसकी उंगली में रिंग पहनाने लगा। तभी किसी ने उसके हाथ पर जोर से अपना हाथ मारा और रिंग उसके हाथ से उछलकर दूर गिर गई। सक्षम बार काउंटर के पास खड़ा ड्रिंक कर रहा था। वहीं जिया जी ने अविरल को प्रिया को पहनाने के लिए अंगूठी बॉक्स से रिंग निकाल कर दी। अविरल ने मुस्कुराते हुए उनके हाथ से रिंग ले ली और प्रिया की तरफ देखा जो किसी स्टैचू की तरह उसके साथ बैठी थी। उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार की कोई एक्सप्रेशन नहीं थी, जैसे उसे इन सब चीज़ों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अविरल ने प्रिया का हाथ पकड़ा, तब भी प्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह चुपचाप वैसे ही बैठी रही। सक्षम जो ड्रिंक कर रहा था, अचानक उसकी नज़र उस तरफ गई जहाँ पर इंगेजमेंट हो रही थी। सक्षम को इन सब से कोई मतलब नहीं था और जैसे ही उसने अपना मुंह फेरा, उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने जल्दी से पलट कर देखा तो उसके चेहरे पर कई प्रकार के एक्सप्रेशन आ गए। साक्षी, उस लड़की को देखकर सक्षम खुद से बोला और उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। कब से तो वो साक्षी को पागलों की तरह ढूंढ रहा था, लेकिन उसे साक्षी नहीं मिली और आज जब उसे उम्मीद नहीं थी तब उसे साक्षी मिल गई। सक्षम बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि उसने उसकी साक्षी को ढूंढ लिया, लेकिन तभी उसकी नज़र अविरल पर गई जो उसे रिंग पहनाने जा रहा था। यह देखकर सक्षम की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने जो अपने हाथ में गिलास पकड़ा हुआ था वो उसके हाथों में ही टूट गया और उसके हाथ से खून बहने लगा। लेकिन सक्षम को दर्द का कोई एहसास नहीं हुआ और वो भागकर स्टेज की तरफ जाने लगा, लेकिन मेहमानों की भीड़ बहुत ज़्यादा थी और सब मुस्कुराते हुए खड़े उन दोनों की एंगेजमेंट देख रहे थे। सक्षम जल्दी से भागा और सबको धक्का देता स्टेज की तरफ जाने लगा। तभी उसकी टक्कर वेटर से लग गई और उसके हाथ में पकड़ी ट्रे में जितने भी जूस के गिलास रखे हुए थे सब टूटकर नीचे गिर गए। लेकिन सक्षम नहीं रुका और स्टेज की तरफ जाने लगा। अविरल प्रिया को अंगूठी पहनाने ही जा रहा था, तभी किसी ने उसके हाथ पर अपना हाथ जोर से मारा और उसके हाथ से एंगेजमेंट रिंग उछलकर दूर जाकर गिर गई। सभी लोग शॉक्ड हो गए और वहीं अविरल और प्रिया को तो कुछ समझ में नहीं आया कि अभी हुआ क्या है। कोई कुछ बोलता इससे पहले सक्षम प्रिया की तरफ पलटा जो उसे हैरानी से देख रही थी। सक्षम ने तुरंत प्रिया को गले से लगा लिया। सब लोग एक बार फिर से शॉक्ड हो गए। वहीं प्रिया तो बिल्कुल फ्रीज हो गई, लेकिन सक्षम के गले से लगकर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आज से पहले ऐसा एहसास प्रिया को कभी नहीं हुआ था। जब भी अविरल उसके करीब आने की कोशिश करता तब तो वो उससे दूर जाने की कोशिश करती रही, लेकिन इस आदमी के करीब होकर उसे बिल्कुल भी अजनबी वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इसे जानती है। वहीं सक्षम के इस तरह प्रिया को गले लगाने से मेहमानों के बीच बातें बनने लगी और वहीं खड़े शैलेश जिया उन मेहमानों की बातें सुन रहे थे। सक्षम प्रिया से अलग हुआ और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, साक्षी। उस आदमी के मुंह से साक्षी नाम सुनकर प्रिया की आंखों के सामने कुछ धुंधली तस्वीरें और उसके कानों में कुछ शब्द गूंजने लगे। आई लव यू साक्षी। प्रिया अभी सक्षम की तरफ देख ही रही थी कि तभी किसी ने सक्षम का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया और अपनी तेज आवाज में बोला, मैंने तुम्हें यहाँ अपनी बेटी की एंगेजमेंट में शामिल करने के लिए बुलाया था, ना कि मेरी बेटी की एंगेजमेंट तोड़ने के लिए। लेकिन कहते हैं ना, जब प्यार सामने हो तो किसी चीज़ से क्या ही फर्क पड़ता है। यही हाल इस वक्त सक्षम का था। साक्षी को अपने सामने देखकर उसे किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सक्षम शैलेश जी से बोला, यह आपकी बेटी नहीं बल्कि मेरी वाइफ है साक्षी, जिसे मैं इतने महीनों से ढूंढ रहा था। बोलकर सक्षम ने मुस्कुराते हुए साक्षी की तरफ देखा जो अभी भी कुछ अजीब नज़रों से देख रही थी। शायद वह उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पहचान नहीं पा रही थी कि ये आखिर है कौन।
और यह साक्षी कौन है जिसका नाम हर वक्त उसके कान में गूंजता रहता है। प्रिया कुछ बोलती तभी अविरल गुस्से में सक्षम के पास आया और गुस्से में उसके कॉलर को पकड़ लिया और चीखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली वाइफ को अपनी बीवी बोलने की। ये प्रिया मल्होत्रा है, ना कि कोई साक्षी। कोई और दिन होता तो सक्षम उस आदमी को जिसने उसका कॉलर पकड़ने की हिम्मत की थी, लेकिन आज उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सक्षम ने अविरल के दोनों हाथ पकड़े और उन्हें अपने कॉलर से हटाकर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, यह कोई प्रिया मल्होत्रा नहीं बल्कि मेरी वाइफ है साक्षी सक्षम सिंह राठौर। एक सेकंड बोलकर सक्षम ने वापस से प्रिया की तरफ देखा और उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, साक्षी चुप क्यों हो, बताओ सबको कि तुम मेरी साक्षी हो। कहते हुए सक्षम की आंखें हल्की नम हो गई। तभी प्रिया ने अचानक से गुस्से में सक्षम को खुद से दूर ढकेल दिया और गुस्से में चिल्लाती हुई बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या बोल रहे हो तुम? कौन साक्षी? मैं कोई साक्षी नहीं, प्रिया हूँ, प्रिया मल्होत्रा। अपनी साक्षी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सक्षम पहले तो शॉक्ड हो गया, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने जो उसके साथ किया था शायद उसकी वजह से उसे अभी भी नाराज है और इसीलिए ऐसा भी याद कर रही है। और आज ये पहली बार नहीं था, पहले भी बचपन में जब भी कभी साक्षी सक्षम से नाराज होती तभी वह बिल्कुल ऐसे ही अनजान बन जाती थी, जैसे वह सक्षम को जानती ही नहीं हो। यह सोचकर सक्षम के होठों पर स्माइल आ गई और वो साक्षी से बोला, मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसकी वजह से तुम मुझसे नाराज होना तो ठीक है, मैं अभी सबके सामने तुमसे माफी मांगता हूँ। बोलकर सक्षम वहीं अपने घुटनों के बल बैठ गया और किसी छोटे बच्चे की तरह अपने दोनों कानों को पकड़ लिया और प्रिया से माफी मांगने लगा। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट भाग।